दोस्तों नमस्कार। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ आर्थिक यानी व्यापारिक और वैदेश या फिर रक्षा नीति से आगे संबंधों की डोर को बढ़ा नहीं पाया है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत की विदेश और रक्षा नीति और व्यापार को भी अगर टटोलिएगा तो जो भी समझौते होते हैं वह सिर्फ दोनों देशों के बीच एक बहुआयामी तरीके से रिश्तों की गांठ बांधते चले जाते हैं। लेकिन आज जिक्र एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का जिसने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर को अपने पास रखा, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए था, जो न सिर्फ वैदेशिक, व्यापारिक या रक्षा संबंधी मामलों में भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बना रहा था, बल्कि भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक संबंधों की डोर एशियाई देशों के बीच कुछ इस तरीके से बन जाए जिसमें किसी को कोई खतरा ना हो और सद्भाव और सद्मिलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की डोर खींची जा सकती हो। जी, इस शख्स का नाम शिंजो आबे है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी हत्या एक हमलावर ने आज सुबह कर दी। भारत के साथ 21वीं सदी में संबंधों की डोर जापान के साथ बहुत प्रगाढ़ रही है, लेकिन शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री रहे 2006, 2007 और उसके बाद 2012 से लेकर 2020 तक, इस दौर में जापान समझता रहा कि एशियाई देशों के बीच तीन ही ताकतवर देश हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ जापान खुद खड़ा है। संबंधों की डोर ऐसी बननी चाहिए जिसमें किसी को कोई खतरा महसूस किसी दूसरे से ना हो। चीन को लेकर भारत हमेशा उसकी विस्तारवादी नीति का विरोध करते रहा। जापान भारत को एक स्वावलंबी देश के तौर पर अपने संबंधों के साथ बांधता चला गया। लेकिन आज उन पन्नों को पलटने की इसलिए जरूरत है कि एक राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के अभिन्न नागरिक की तरह अगर आपको लगने लगे तो उसका नाम शिंजो आबे क्यों होगा? शिंजो आबे के संबंध भारत के साथ इतने प्रगाढ़ क्यों थे और कैसे बनते चले गए? क्या यह सिर्फ विदेश नीति का हिस्सा था या फिर उससे आगे भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को भी उन्होंने टटोलना शुरू किया था? या फिर जापान नेहरू काल से लेकर मौजूदा वक्त में भारत को जिस दृष्टि से देखते रहा उसमें भारत उसे एक बेहतरीन दोस्त के तौर पर नजर आया। लेकिन रिश्तों की अनोखी डोर तो तभी शुरू हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक के बाद एक दर्जनों मुलाकातों के साथ आगे बढ़ते चले गए। और भारत में एक दिन का शोक, राजकीय शोक जो है वह सिर्फ यूं ही नहीं है। जापान का योगदान भारत के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर कितना है और संबंधों के तहत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की विदेश और रक्षा नीति में क्या योगदान है, इसे भी समझना होगा। लेकिन आज उस पहले पन्ने से शुरुआत करते हैं जब पहली बार शिंजो आबे भारत आए थे। बतौर प्रधानमंत्री 2006 का साल था। यहां पर उन्होंने अपना जो भाषण दिया उस भाषण की 4 लाइनों को सुनिए। जापान द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से गुजरा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी थी, लेकिन उसका जिक्र शिंजो आबे ने 2006 में यह कहकर किया कि जापान भी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से गुजरा है, जिसका अर्थ है कि हमने भारत को एक ऐसे भागीदार के रूप में फिर से खोजा है जो समान मूल्यों और हितों को साझा करता है और एक मित्र के रूप में भी जो स्वतंत्रता और समृद्धि के समुद्र को समृद्ध करने के लिए हमारे साथ काम करेगा, जो सभी के लिए खुला और पारदर्शी हो। 2006 का यह वक्तव्य। और उसके बाद आपके जहन में एक सवाल और आएगा कि भारत ने तो अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया। 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पन्नों को पलटिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, जापान के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हें भी सम्मानित किया था पद्म विभूषण से 2001 में। 21वीं सदी में
एक दूसरे देश के सम्मान करने की यह डोर भारत और जापान के बीच ही शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी मान्यताएं आपको दूसरे देशों के संबंधों के साथ नजर नहीं आएगी, लेकिन खुद शिंजो ओबे, जो अपने देश के भीतर वैदेशिक और रक्षा नीति को लेकर बेहद आक्रामक नजर आते थे, और यहां तक कि बीते दिनों उन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर भी एक वक्तव्य दिया था जिससे दुनिया में हलचल मच चुकी थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिरोशिमा नागासाकी ही वह प्रदेश जापान के थे जहां पर परमाणु हथियारों को डाला गया था। उसके बावजूद भी जापान रक्षा के तहत कितना मजबूत हो जाए, आक्रामक नीति शिंजो आबे की रही। भारत के साथ संबंधों की डोर अगर अलग अलग क्षेत्रों में बनती चली गई तो एक शुरुआत का वक्तव्य यह भी होना चाहिए कि जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, उस वक्त दुनिया का कोई दूसरा देश उभरकर सामने नहीं आया था, बल्कि जापान ही वो पहला देश था जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा दिया था और न्योता दिया था जापान आने का। उस वक्त जब अमेरिका नहीं दे रहा था, तो यह मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक निजी तौर पर एक सबसे बड़ा नुकसान है। शिंजो आबे के साथ जब वो बनारस के घाट पर गंगा आरती के साथ जुटे, या फिर महात्मा गांधी के स्थान पर अहमदाबाद में जब वह जाकर वहां पर वह महात्मा गांधी को याद करते हैं शिंजो आबे के साथ, और 2017 में शिंजो आबे अपनी भारत की यात्रा अहमदाबाद से ही शुरुआत करते हैं। संबंधों की डोर बड़ी निजी तौर पर अगर दो देशों के बीच बंधती चली जाए तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में चेक एंड बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद फिर कीजिए 2007 में जब शिंजो आबे क्वाड बनाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वो भारत को न्योता देते हैं। 4 देशों का ये क्वाड दरअसल उस पूरे समुद्री इलाके में जो घेराबंदी का डर जापान को हमेशा चीन से लगते रहा, उसके मद्देनजर वह क्रिएट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मैसेज देते हैं कि क्यों जरूरी है सह अस्तित्व और सुरक्षा का दायरा एक दूसरे को लेकर खड़ा करना। उस पूरी कतार में शिंजो आबे नए राष्ट्राध्यक्ष की नई पहचान के साथ क्यों उभर कर आते हैं, यह सवाल किसी के जहन में भी आएगा। तो हमें लगता है कि जापान के भीतर की उन परिस्थितियों को जरा समझिए जहां पर रक्षा और विदेश मामलों में शिंजो आबे बेहद आक्रामक, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के शांतिवादी संविधान तक में संशोधन करना चाहते थे शिंजो आबे। उनके अपने राष्ट्रवादी विचार अक्सर चीन और दक्षिण कोरिया के साथ जो जापान के रिश्ते थे वो तनाव पैदा करने वाले थे। इसको लेकर वो चाहते थे कि संविधान का रूप भी बदल दिया जाए, जहां पर सिर्फ शांतिवादी संविधान का जिक्र ना हो, बल्कि यहां तक कि 2013 में जब प्रधानमंत्री दूसरी बार बने शिंजो आबे, तो वो टोक्यो में एक यासुकुनी मंदिर है, वहां पर गए। इस मंदिर में उनके जाने से बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि न सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बल्कि उससे पहले भी जापान का जो सैन्यकरण का प्रतीक वही मंदिर था, और उसके बाद यह दौरा विवाद में भी आया। लेकिन यह मैसेज साफ था कि जापान को किस रूप में शिंजो आबे देखना चाहते हैं और उसमें भारत के साथ वो संबंध क्यों बनाना चाहते हैं। उनके जहन में 1962 में चीन और भारत के युद्ध की मनस्थिति भी उनके सामने लगातार रेंगती थी। युद्ध में जापान ने चीन को पराजित किया। 1962 में चीन की विस्तारवादी नीति के सामने भारत घायल हुआ। भारत को कैसे साथ लेकर चलना है और वैदेशिक और रक्षा नीति के आश्रय ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर मदद भी करके और तमाम चीजों के संवाद के साथ पारदर्शी समझौते होने चाहिए, इसकी शुरुआत उन्होंने 2006 में ही कर दी थी। और 2006 में दरअसल ये पूरा का पूरा एक इतिहास का जिक्र जब उन पर बायोग्राफी लिखी गई तो लेखक ने इसकी जानकारी दी कि दरअसल उनके दादा और उनके नाना दोनों प्रधानमंत्री रहे। पिता जो थे वो विदेश मंत्री थे। वह खुद 1993 में सांसद बने, 2005 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने, 2006 में प्रधानमंत्री बन गए। बीमारी की वजह से 2007 में पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शिंजो आबे जापान की पहचान बने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों को लेकर
उनके जहन में कुछ सवाल हमेशा रेंगते रहे। उन सवालों के ही दायरे में उन्होंने चाहा कि जापान की जनता और पड़ोसी देश जो विरोध जताते हैं कि वहां पर आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत जापानी सेना कैसे करे, 2015 में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो बड़ा विरोध हुआ। अपने देश और अन्य सहयोगी देश की रक्षा के लिए वो चाहते थे कि जापानी सेना आत्मरक्षा के अधिकार की ताकत के साथ खड़ी हो जाए। इस विवादास्पद परिवर्तन पर मोहर संसद में लगा दी गई और यह अपने तौर पर जापान की सेना को मजबूत करने की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन जो लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्री दायरे में जापान तक पहुंचता है, इसको लेकर यह पहली जीत अपने तौर पर शिंजो आबे की रही। शिंजो आबे का एक अर्थव्यवस्था को लेकर भी उनका एक अपना अलग रूप था। हालांकि उस अर्थव्यवस्था से जापान को मंदी भी देखनी पड़ी, खासतौर से कोविड काल के बाद, लेकिन अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मदद कैसे दी जाए, ढांचागत सुधार कैसे किया जाए, इसको एबोनिक्स कहा जाता है जापान के भीतर में। और यही मोदेनिक्स के तौर पर भारत के भीतर भी धीरे धीरे आया। जो एबोनिक्स था उसी लहजे में भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने मोदेनिक्स को क्रिएट करने की शुरुआत की। हालांकि शुरू में विकास दर जापान की भी बढ़ी और भारत में विकास दर संभली भी, लेकिन संयोग से अर्थव्यवस्था धीमी दोनों देशों की हुई। लेकिन आर्थिक मंदी जो 2020 में खासतौर से कोविड काल के बाद से शुरुआत हुई, उसने बहुत सारे सवाल इस अर्थव्यवस्था को लेकर जरूर शुरू कर दिए। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पहली विदेश यात्रा पर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद निकले तो वह देश जापान था। यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का जो सैन्य प्रभाव को लेकर दोनों देश एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आते चले गए। और डोकलाम ने जो भारत को पाठ चीन को लेकर पढ़ाया, उसमें भारत की निकटता जापान के साथ ना सिर्फ और नजदीक हुई, बल्कि शिंजो आबे ने भरपूर मदद भारत को उस सैन्य और वैदेशिक नीति के आश्रय एक नई परिप्रेक्ष्य में चीजों को खड़ा करने की दृष्टि से की। शिंजो आबे दुनिया को किस दृष्टि से देख रहे थे और जापान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, भारत के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने कैसे दिशा दी, ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में बहुत मायने रखते हैं। यहां तक कि जिस परमाणु हथियारों को लेकर जापान में चर्चा तक नहीं होती थी, उस पर चर्चा की शुरुआत शिंजो आबे करना चाहते थे। और इसी बरस फरवरी के महीने में शिंजो आबे ने बहुत साफ तौर पर एक टेलीविजन के कार्यक्रम में कहा, उन्होंने कहा कि जापान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, 3 गैर परमाणु सिद्धांत भी अपनाए हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई मनाही नहीं होनी चाहिए और दुनिया कैसे सुरक्षित रहे इस दिशा में जरूर सोचा जाना चाहिए। हालांकि जापान के भीतर बड़ी बहस हुई इस बात को लेकर कि क्या उन गड़े मुर्दों को दोबारा शिंजो आबे उघाड़ना चाहते हैं जिसकी रूप में सबसे ज्यादा घायल जापान ही हुआ है हिरोशिमा नागासाकी को लेकर। लेकिन शिंजो आबे ने बहुत साफ तौर पर कहा और बड़ा मौजूदा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के वक्त सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ परमाणु हथियार अगर उस दौर में मांगे होते और वहां पर होते तो शायद रूस के हमले का सामना यूक्रेन को नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि नेटो देश अमेरिका के परमाणु हथियार यूरोपीय देशों में तैनात है, वो सुरक्षा के लिए तैनात है। यह समझना होगा कि जापान ने जो 3 गैर जो परमाणु सिद्धांत जो अपनाए हुए हैं, उसके महत्व वहां पर परमाणु हथियारों का कोई उत्पादन नहीं होगा, वहां पर रखने की भी मनाही है, हथियारों के खिलाफ पूरा वातावरण है। एक लिहाज से जापान अपने तौर पर परमाणु हथियारों से बहुत दूर है, लेकिन जब बदलती हुई दुनिया में जो चीन के रिश्ते उसके साथ बिगड़ते चले गए और चीन और ताइवान को लेकर जब अमेरिका तक को कहने पड़ा और इंडो पैसिफिक एग्रीमेंट जब हुआ, उन सारे सवालों के बीच शिंजो आबे दुनिया की बदलती हुई चेहरे को देख रहे थे और उसमें वो मानकर चल रहे थे कि भारत के साथ संबंध बहुत मायने रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी भी ट्रीटी जापान के साथ हुई वह 2 देशों के बीच ट्रीटी का एक हिस्सा है, लेकिन इस पूरे खंड में भारत और जापान अगर एक साथ खड़े होते हैं तो चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जा सकता है।
अगर खड़े होते हैं तो वन बेल्ट वन रोड, जो कि व्यापारिक तौर पर चीन अपने आप को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है, तो भारत और जापान एक साथ खड़े होकर इन स्थितियों के समानांतर एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका का जो रुख एशियाई देशों को लेकर रहा है, यूरोप से हटकर, और अपनी दिशा को ठीक करने के लिए अमेरिका के तमाम व्यापारिक, रक्षा, वैदेशिक नीति जो रहती है, उसके ठीक समानांतर शिंजो आबे भारत के साथ संबंधों की प्रगाढ़ जमीन को लगातार तैयार करने की दिशा में कैसे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर वो चिंतन मनन करते रहे। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गंगा आरती में बनारस जाना, गुजरात पहुंचकर महात्मा गांधी को याद करना, या फिर दर्जनों बार इस देश के राष्ट्राध्यक्ष और उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकातों के सिलसिलों में दर्जनों एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुई, बल्कि उस नब्ज को पकड़ना, समझौतों की ऐसी डोर जो एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को समझकर बांधे, यह तब उस देश के नागरिक से ज्यादा उसकी पहचान हो जाती है। शिंजो आबे की इसी रूप में चीजों को देखने की सोच थी। यह सोच इस 21वीं सदी में किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष में आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप एक पूरी की पूरी प्रक्रिया में देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, या साइबर स्पेस को लेकर, या अंडर वाटर ट्रीटमेंट को लेकर जो भी समझौते हुए, या फिर जो क्वाड 2007 में बना था, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन चारों देशों का मिलकर बना, या फिर भारत के गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूदगी रही हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन बदलती हुई दुनिया में जापान और भारत सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, और इसके लिए एक दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में उसे जिस बात की जरूरत हो, वह चीज़ें उसे कैसे उपलब्ध कराई जाए, संबंधों की इस नई डोर का ताना बाना शिंजो आबे ने इसी रूप में रचा। 2001 में रक्षा मंत्री जापान के हुआ करते थे, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने पद्म विभूषण से नवाजा था। शिंजो आबे को नरेंद्र मोदी ने 2021 में पद्म विभूषण से नवाजा। लेकिन इतिहास के इस पन्नों की जो क्रूर सच्चाई है वह यह भी है कि जापान में 90 बरस के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी गई। हथियारों को लेकर जापान बहुत ही कड़े कानून के साथ चलता है। वहाँ किसी के पास हथियार नहीं होता है। जो हमलावर था वो हमलावर इससे पहले सेल्फ डिफेंस फोर्स में 3 साल काम कर चुका है। 2005 में पहली बार काम शुरू किया और उसके बाद अलग अलग वर्ष में 3 बरस वो काम कर चुका है। उसने भी जो हथियार बनाया, जिस हथियार से हमला किया, वह घर में बनाया था। मसला ये नहीं है। 1932 में जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इनुकाई सुएशी, एक नेवी अधिकारी ने उन पर हमला किया था, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन वो हत्या तख्ता पलट के तौर पर उस वक्त देखी गई थी। और ध्यान दीजिए तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक जापान की ताकत का एहसास दुनिया को जिस रूप में रहा और जापान की सेना जिस रूप में मजबूत रही, 47 के बाद, 48 के बाद, 50 के बाद, या कहें हिरोशिमा नागासाकी के बाद, स्थितियों में जापान में बड़ा परिवर्तन आया। जापान ने खुद को तकनीकी तौर पर खड़ा किया, व्यापारिक तौर पर खड़ा किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत करके खड़ा किया। और शिंजो आबे की भारत के साथ निकटता, या भारत की शिंजो आबे को लेकर निकटता क्या मायने रखती है, यह प्रधानमंत्री मोदी के उस वाकये से समझा जा सकता है जब उन्होंने एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी बनाई तो उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में दुनिया के दूसरे किसी भी देश को निवेश की इजाजत नहीं दी, सिर्फ जापान को दी। और जापान की यात्रा पर 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे तो 2 राष्ट्राध्यक्षों का मिलन वहां के प्रधानमंत्री के प्राइवेट विला में हुआ। यानी उन्होंने अपने घर में, जो घर मौजूद है यामांशी शहर में, वहां पर उनका अपना निजी घर है, वहां पर उन्होंने स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया। और प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह के बाद उन्होंने भी अपनी यात्रा उसके बाद जो शुरू की वो अहमदाबाद से शुरू की। यानी 2 राष्ट्राध्यक्षों के करीब होने की स्थितियां किसी भी देश के संबंधों में रक्षा और वैदेशिक नीति से कहीं आगे की होती है।
व्यापार या आर्थिक नीतियों से कहीं अलग की होती है। भारत और जापान के संबंधों की यह प्रगाढ़ स्थिति 21वीं सदी में दुनिया के सामने एक मिसाल है। और शायद अब जब शिंजो अबे की मौत हो गई है, भारत के साथ संबंधों की डोर जापान के साथ इस दौर में जितनी मजबूत है, आने वाले वक्त में संबंधों की डोर इस पूरे एशियाई देशों के बीच में भारत और जापान के एक साथ आने से दुनिया के लिए शायद यह किसी भी देश पर भारी पड़ती है। और इसीलिए दोनों देशों की निकटता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों और धरोहर को समेटे हुए जब दो देश एक साथ जुड़ते हैं और उसमें दो राष्ट्राध्यक्षों का मिलन अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ होता है, तो फिर एक ही नाम आता है, शिंजो अबे और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निजी तौर पर ताना बाना बुनते हुए बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।